तो राजनीति में आज सबसे पहले बात बुलडोजर के संडे धमाल की करेंगे, जो यूपी से लेकर बंगाल तक सत्ता, सिस्टम और सड़क तीनों जगह इस एक्शन के बाद गर्माहट दरअसल बढ़ गई। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर राजधानी लखनऊ में सियासी और कानूनी घमासान देखने को मिला। काले कोट वालों ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो दूसरी तरफ बंगाल में भी दादा का बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ता दिखा, जहां कब्जा गैंग पर जबरदस्त एक्शन देखने को लगातार मिल रहा है। दरअसल ये बड़ी कार्रवाई दिखी है और सबसे पहले बात यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां बुलडोजर एक्शन पर जबरदस्त बवाल मचा। वकीलों का विरोध पत्थरबाजी तक पहुंच गया, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि अवैध कब्जों पर कार्रवाई रुकने वाली नहीं है और एक एक करके वकीलों के 240 चैम्बर पर बुलडोजर से प्रहार करके तमाम अवैध अतिक्रमण को मौके से ही हटा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। हंगामा, नारेबाजी, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, ये सब कुछ एक बुलडोजर की वजह से लखनऊ में उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब वकीलों के अवैध चैम्बर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में वकील सड़क पर उतर आए। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और नौबत पथराव तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन तमाम विरोध, हंगामे और बवाल के बावजूद प्रशासन पीछे नहीं हटा। भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में लखनऊ में 240 अवैध चैम्बर पर बुलडोजर चला। एक एक कर अवैध कब्जों को तोड़ा गया, सड़कों और नालों पर किए गए अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे तो तमाम जो चैम्बर बने हुए थे, यहाँ पर अब उन चैम्बर्स को तोड़ दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दोनों तरफ जो वकीलों के चैम्बर थे वो अवैध तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण करके बने थे, अब उन चैम्बरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि ये सभी चैम्बर अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिनकी वजह से ट्रैफिक, जल निकासी और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए हाई कोर्ट ने कचहरी के आसपास बने वकीलों के 240 अवैध चैम्बर तोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद नगर निगम ने नोटिस चस्पा किए थे। वकीलों को खुद अवैध चैम्बर हटाने के लिए वक्त भी दिया गया था। इसकी मियाद पूरी होने के बावजूद इन चैम्बरों को नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। ये सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कुछ लोगों की मिली भगत से सब हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी, वो समाप्त की जा रही है। बुलडोजर एक्शन के दौरान कई जगह हालात बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि बुलडोजर कार्रवाई बिना रुकावट जारी रह सके। जैसे ही बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई, तुरंत वकीलों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लखनऊ में 240 अवैध चैम्बरों पर चला बुलडोजर सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रशासन का बड़ा संदेश भी माना जा रहा है कि विरोध कितना भी क्यों न हो, अवैध कब्जों पर कार्रवाई तय है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव और मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के बाद अब रुख करेंगे बंगाल का, जहां यूपी की योगी सरकार की तरह ही शुभेंदु सरकार आने के बाद अतिक्रमण और कब्जा गैंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। ये 3 तस्वीरें हैं बंगाल के हसनाबाद, हावड़ा और कोलकाता की, जहां कहीं अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया तो कहीं अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ, क्योंकि यूपी के सीएम योगी की तरह शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कह दिया है कि अवैध कुछ भी नहीं रहेगा। बंगाल की धरती पर अवैध कब्जे वाली सोच अब बुलडोजर से धराशायी की जा रही है।
देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। बंगाल में बुलडोजर कैसे न्याय की लकीर खींच रहा है, कैसे अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है, भूमाफियाओं का राज कैसे खत्म कर रहा है, दंगाइयों के अड्डे कैसे खाक हो रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें 24 परगना के तलपुकुर बाजार की है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से यहां लोगों ने दुकान और ढांचे खड़े कर दिए। जिसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब आपको हावड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। हावड़ा स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत गंगा घाट और बस स्टैंड के पास बनी अवैध दुकानों को हटा दिया गया। लोगों ने रेलवे के इलाके में अतिक्रमण किया हुआ था। मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, कल रात को वहाँ पे ऑपरेशन किया गया है, डेमोलिशन काम हुआ है। जितने भी हॉकर्स थे यहाँ पे, जो रास्ते में फुटपाथ के ऊपर दुकान चला रहे थे, उनका दुकान गिराया गया है, क्योंकि कहना है ये लीगल नहीं था, सही तरीके से ये दुकानों को बिठाया नहीं गया था। जब से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से योगी स्टाइल में बुलडोजर दौड़ रहा है, लेकिन बुलडोजर वाली कार्रवाई टीएमसी को परेशान कर रही है। 15 साल सत्ता में रहने वाले टीएमसी विपक्ष में है और अब सत्ता की कमान शुभेंदु अधिकारी के हाथ में। डायमंड हार्बर में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सीएम शुभेंदु ने आसनसोल के उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी। सीएम ने साफ कर दिया कि आसनसोल जैसी घटनाओं में तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई सीधे उनके निजी फंड और संपत्ति से की जाएगी। इतना ही नहीं, बंगाल में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। शुभेंदु सरकार इस बार जल्द अधिसूचना जारी करेगी, यानी अवैध मदरसों पर ताला लटकने वाला है। साफ जो काम योगी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसी राह पर अब शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं। बंगाल की नई सरकार नए तरीके से काम कर रही है, ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और सबसे बड़ी बात, दंगाइयों, कब्जाधारियों और दहशत फैलाने वालों की कमर तोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बंगाल में चुनाव के दौरान भी कई जगहों से बम और हथियार मिले थे। अब एक बार फिर से 21 मई को फाल्टा में रीपोलिंग होनी है। फिर से वोटिंग होगी, जहां टीएमसी के जहांगीर खान और पुष्पा उम्मीदवार हैं। मगर सीएम शुभेंदु ने साफ कह दिया है कि पुष्पा को देख लेंगे। देखिए शुभेंदु का टीएमसी के पुष्पा को ओपन चैलेंज। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सत्ता संभालने के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। गुंडई, उपद्रवियों और राज्य की शांति भंग करने वालों का इलाज कर रहे हैं। देखिए, डर का माहौल था, हायरार्की तोड़ दिया, कोई सिस्टम नहीं था, डिसिप्लिन खत्म। अब शुभेंदु ने टीएमसी के पुष्पा को ललकारा है। डायमंड हार्बर में खड़े होकर फाल्ट से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को चुनौती दी है। कहा है कि इस पुष्पा को अब मैं देखूंगा। আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম? ও ডাকাতটা কোথায়? দেখে নেব, ভেঙে দেব, কেটে দেব, এসব অতীত। কোথায় পুষ্পা? আমার উপরে ছেড়ে দিন, আমার উপর ছেড়ে দিন। फाल्टा विधानसभा में 21 मई को रिपोलिंग होनी है। पिछली बार यहां बवाल और अनियमितताओं के चलते चुनाव रद्द हो गया था, लेकिन टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने आईपीएस अजय पाल शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा था, ये यूपी नहीं है और ना ही यहाँ यूपी का कल्चर है, यहाँ पर बंगाल का कल्चर है, इसीलिए कोई सिंघम नहीं चलेगा। अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूँ। शुभेंदु ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फाल्टा में अब की बार हिंसा मुक्त चुनाव होंगे। उन्होंने लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की और कहा कि टीएमसी के वोटों की गिनती शून्य ही रहे। 1 লক্ষ মার্জিন চাই আর চাই শান্তিপূর্ণ ভোট। কোনো ছবি, কোনো ঘটনা যেন আমাদের চোখে না আসে। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं। कहा है कि पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। पिछले 5 सालों में जितनी भी शिकायतें नहीं ली गई थी, अगर कोई उन मामलों की शिकायत करने आता है तो पुलिस को मामला दर्ज करना होगा, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। शुभेंदु पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें 21 मई पर टिकी हैं।
उस दिन फाल्टा सीट पर रिपोलिंग होनी है। सीएम बनने के बाद शुभेंदु की यह पहली अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी एक्शन में है तो यूपी में योगी फोर्स का भी एक्शन जारी है। यूपी में 24 घंटे में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हापुड़ से लेकर गाजीपुर तक 76 अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुए। बरेली में एसिड अटैक के आरोपी को योगी फोर्स ने घर दबोचा। बस्ती में 9 पशु तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। मुजफ्फरनगर में पुलिस की जवाबी फायरिंग में 30 से ज्यादा मुकदमों का वांटेड हिस्ट्री शीटर आबिद पैर में गोली लगने से घायल हो गया, पुलिस की गिरफ्त में आया। वहीं हापुड़ में अतुल तोमर हत्याकांड के 3 आरोपियों को जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर ही गोलियां बरसा दी और जवाब में पुलिस ने भी सरकारी ट्रिगर दबाया। तीनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर उनको दबोच लिया। लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा और खौफनाक रूप दिखा इटावा में। यहाँ एक 7 साल की मासूम के साथ स्कूल के पास ले जाकर रेप करने वाला, दुष्कर्म करने वाला दरिंदा नितिन, जिसे पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर ऑपरेशन लंगड़ा का स्वाद चखा दिया है। तो यूपी में एनकाउंटर का ये सुपर संडे, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने। तो एक तरफ पुलिस की सख्ती दिख रही है और दूसरी तरफ पुलिस पर भी सख्ती दिख रही है, क्योंकि यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन में जरूर है, मगर पुलिस वालों के लिए भी सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है, या यूं कहें कि इसे अपडेट कर दिया गया है। अब कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर इंस्टाग्राम, फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म पर डांस रील, निजी वीडियो, पर्सनल पोस्ट अपलोड नहीं कर सकेगा। इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीर अगर आई किसी पुलिस वाले की तो फिर कार्रवाई होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी, जबकि थाना, पुलिस लाइन और सरकारी परिसर के अंदर भी रील बनाने, लाइव वीडियो शूट करने या शूट करने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, बैन लगा दिया गया है। पुलिस विभाग ने हथियारों के प्रदर्शन, लाइव ड्रिल, ऑपरेशन से जुड़े वीडियो और संवेदनशील गतिविधियों को सोशल मीडिया पर डालने पर रोक लगा दी है, ताकि सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक न हो। आदेश में यह भी साफ किया गया, कोई भी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर रील बनाकर कमाई, प्रमोशन या व्यक्तिगत ब्रांडिंग नहीं करेगा और नियमों का उल्लंघन किया गया अगर तो विभागीय कार्रवाई होगी। यह भी साफ कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है, गाइडलाइन दोहरा दी गई है। और अब बात अवैध हथियार फैक्ट्री पर योगी फोर्स की स्ट्राइक की। मेरठ में 3 आम फैक्ट्रियों के खुलासे के बाद अब बागपत में बारूदी साजिश का भांडाफोड़ हो गया है, जहां मेरठ जैसे पैटर्न पर ही अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। आखिर साजिश के पीछे कौन है जो शहर शहर में बारूद के ढेर लगाने की कोशिश कर रहा था, ये रिपोर्ट देखिए। बेड के नीचे हथियार, अलमारी के नीचे तबाही का सामान, फ्लैट में हथियारों का निर्माण। अब तक ये आर्म्स फैक्ट्री मेरठ से पकड़ी जा रही थी, मगर अब हथियार तस्करों की लोकेशन बदल गई। मेरठ में बारूदी साजिश पर योगी फोर्स की स्ट्राइक के बाद अब बागपत को अवैध हथियार का अड्डा बनाया जा रहा है, क्योंकि पैटर्न वैसा ही जैसे मेरठ में था। मेरठ में तहखाने में हथियार बनाए जा रहे थे, तो बागपत में खंडरनुमा इमारत में अवैध हथियारों का जखीरा मिला है और इसका मेरठ कनेक्शन भी सामने आया, क्योंकि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक मेरठ का ही रहने वाला है। 20 अलग अलग बोर के तमंचे, 6 अर्धनिर्मित असलहे और हथियार बनाने वाला सामान। उत्तर प्रदेश के बागपत में जब पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया तो ये सारे सामान मिले। बड़ौद पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस फैक्ट्री को बेनकाब किया गया। नहर की पटरी के पास खंडरनुमा बिल्डिंग में हथियार की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सलीम, फरमान और शोएब के तौर पर हुई। सलीम मेरठ का रहने वाला है। शोएब और फरमान के पिता मेहरबान इस रैकेट के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जो मौके से फरार है। इसमें शोएब और फरमान का पिता जो मेहरबान नाम का व्यक्ति है, मौके से फरार हो गया और इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड मेहरबान भी है। पहले भी लगातार ये इस तरह के काम करता रहा है। अभी ये जब जमानत पे छूट के आया है तो इसने वापस घटना कारित करना शुरू किया। अब यूपी पुलिस अवैध हथियार गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। पता लगाया जा रहा है कि इनके तार कहां-कहां जुड़े हैं, ताकि मेरठ से बागपत तक जारी बारूदी साजिश बेनकाब की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजनीति में अब खबर लॉरेंस बिश्नोई के मिशन मुंबई की। जो लॉरेंस बिश्नोई या जो लॉरेंस गैंग
कई सालों से दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों में दहशत फैला रहा था, अब उसका फोकस महाराष्ट्र पर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उसके टारगेट पर बॉलीवुड स्टार, नेता और बड़े कारोबारी रहे हैं, जिनके घर पर फायरिंग करके ये खौफ पैदा कर रहा था। अब पुणे में फर्नीचर कारोबारी के मॉल पर गोलीबारी की गई और खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जिम्मेदारी भी ली गई है। क्या है लॉरेंस गैंग का मिशन मुंबई? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका काम है धमकी, फायरिंग, फिरौती और मर्डर। जो देश विदेश में कई ऐसे अपराधों को अंजाम दे चुका है। भारत में इस गैंग का नेटवर्क सालों से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में एक्टिव था, मगर अब ऐसा लगता है कि लॉरेंस गैंग अपना टारगेट और क्राइम लोकेशन बदल रहा है। कुछ समय से अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फोकस देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ आर्थिक राजधानी मुंबई की तरफ बढ़ गया। जो पहले एनसीआर के आसपास व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी वसूलता था, उसके टारगेट पर महाराष्ट्र के बड़े कारोबारी और सेलिब्रिटी आ गए। खासकर मुंबई और पुणे जैसे आसपास के शहर। ये महज कयास पर नहीं, इसकी तस्दीक करती तस्वीरें भी देख लीजिए, जो पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ा इलाके की है। 15 मई की रात 9:20 पर दो बदमाश लाल और सफेद शर्ट पहनकर बाइक पर आते हैं और फिर सड़क किनारे बाइक रोककर एजे फर्नीचर मॉल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। बदमाशों ने करीब 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई। जिस वक्त बदमाश मॉल पर फायरिंग कर रहे थे, उस वक्त सड़क पर गाड़ियां चल रही थी, लेकिन बदमाश बेखौफ होकर फायरिंग करते रहे और फिर आराम से भाग निकले। जिस फर्नीचर मॉल पर फायरिंग हुई, वो फर्नीचर कारोबारी अशोक नैन का है। गोलीकांड के 2 दिन बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी भी ली। लॉरेंस गैंग की ओर से आरजू बिश्नोई और शुभम लोनकर का एक सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि ये फायरिंग एमडी तस्कर और हवाला कारोबारी के मॉल पर की गई। साथ ही दावा किया गया कि पहले कॉल करके अशोक नैन को समझाया गया था, लेकिन पैसों के घमंड की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया, इसलिए उसे छोटा सा ट्रेलर दिखाकर समझाया गया। अब की बार गोली मॉल पर नहीं, सीधे सिर पर मारेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ। पोस्ट के अंत में जय बजरंगबली और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लिखा गया। इसके साथ ही कई हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें गैंग के मारे गए गुर्गों और जेल में बंद या एक्टिव अपराधियों के नामों का जिक्र है। खास बात यह कि जिस शुभम लोनकर के नाम से पोस्ट है, उसका नाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कई मामलों में सामने आ चुका है, मगर फिलहाल वो फरार है। वहीं जहां देश के बाकी हिस्सों में जनसंख्या नियंत्रण की बातें हो रही हैं, आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने आंध्र प्रदेश में आबादी बढ़ाने के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में तीसरा और चौथा बच्चा पैदा करने वाले जो परिवार हैं, उनको सरकार की तरफ से कैश इंसेंटिव यानी कि नकद प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की स्कीम मौलानाओं को क्यों चुभ गई, देखिए। देश में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कई योजना चल रही हैं। आपने सुना होगा कि 3 बच्चे वाले को सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा या 3 बच्चे वाले लोकल चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन इसके उलट आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए नया ऑफर शुरू कर दिया है, वो भी 3 नहीं बल्कि 4-4 बच्चों के लिए। आंध्र प्रदेश में नायडू सरकार अब आबादी बढ़ाने के लिए सीधे कैश ऑफर लेकर आई है। मुख्यमंत्री के नए ऐलान के मुताबिक राज्य में अब तीसरा बच्चा पैदा करने पर परिवार को 30,000 रुपए और चौथा बच्चा पैदा होने पर 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नायडू सरकार का मानना है कि इस स्कीम से युवाओं को बड़े परिवार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और आंध्र प्रदेश में आबादी का बैलेंस भी बना रहेगा। दरअसल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पिछले कुछ समय से आंध्र प्रदेश में घटती जन्म दर को लेकर चिंता सता रही है।
उनका मानना है कि अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दशकों में आंध्र प्रदेश में युवाओं की संख्या कम हो जाएगी और बुजुर्गों की आबादी काफी बढ़ जाएगी, जैसा कि इस वक्त जापान और यूरोपीय देशों में देखा जा रहा है। भले ही नायडू सरकार पॉपुलेशन बैलेंस के लिए नई स्कीम लाई हो, लेकिन मौलानाओं को उनकी ये स्कीम सुनकर मिर्ची लग गई। मुस्लिम धर्म की ठेकेदारी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी साहब ने तो चंद्रबाबू नायडू की स्कीम के बहाने हिंदू आबादी पर ही विवादित बयान दे डाला। साजिद रशीदी के मुताबिक मुसलमान कोख में बच्चे नहीं मारता, हिंदू कोख में बच्चों को मार देते हैं। पता चल जाए कि कोख में लड़की है तो अक्सर बाहर नहीं आती। मौलाना रशीदी के इस बयान से बवाल मच गया है। मुसलमानों का एक सीधा फंडा है कि भाई कोख में बच्चे को नहीं मारना है। ये जो हिंदुओं में पॉपुलेशन की कमी है, ये इस वजह से है कि ये कोख में बच्चे को मारते हैं। अगर पता चल जाए लड़की है तो फिर वो बाहर नहीं आती। इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या पे चिंता को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है, क्योंकि जब जनसंख्या इस आधार से घटता रहेगा तो फिर समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगा। अरे मौलाना साजिद रशीदी जी, आपके यहाँ तो क्रिकेट टीम तैयार की जाती है, फुटबॉल टीम तैयार की जाती है और उससे देश तोड़ने की बात होती है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि जनता खाने से लेकर पानी के लिए लाइन में खड़ी है, लेकिन हुकूमत मिसाइलों के सपने देख रही है। एक तरफ IMF के सामने कटोरा है तो दूसरी तरफ सेना के लिए खजाना खोलने की तैयारी। खबर है कि फतेहाल देश के फील्ड मार्शल मुनीर ने 100 अरब पाकिस्तानी रुपयों का कहीं से जुगाड़ कर लिया और अब वो अपनी फील्ड सेना की गाड़ी को दोबारा किक स्टार्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। यानी खाने को नहीं दाने और मुनीर चला मिसाइल बनाने। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा पाकिस्तान कंगाली और तबाही के उस मोड़ पर खड़ा है जहां खजाना खाली है, जनता बेहाल है और सरकार पूरी तरह से कर्ज के सहारे चल रही है। एक तरफ आसमान छूती महंगाई ने लोगों की थाली से निवाला छीन लिया है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी ने लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है। लेकिन भिखारी मुल्क के वजीर शहबाज और आर्मी चीफ मुनीर की बेशर्मी देखिए। जो पाकिस्तान अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है, जो IMF और दुनिया के सामने राहत पैकेज के लिए हाथ फैला रहा है, वो मिसाइल और हथियारों की दौड़ में खुद को सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर आर्मी अपने रक्षा बजट में बम्पर बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान अगले वित्त वर्ष के डिफेंस बजट में 100 अरब रुपए बढ़ाने जा रहा है। यानी गरीब जनता की जेब खाली, लेकिन सेना के खजाने भरने की तैयारी पूरी। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IMF की निगरानी में तैयार हो रहे इस नए बजट में सेना के लिए भारी फंड रखा गया है। मजेदार बात यह है कि IMF के सुधारों के नाम पर पाकिस्तान अपनी कुल कमाई को बढ़ाकर 17.14 लाख करोड़ रुपए करने जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कंगाल जनता पर भारी भरकम टैक्स थोपा जाएगा और उनसे वसूले गए रकम से 100 अरब रुपए का नया फंड बटोरा जाएगा, ताकि सेना के अफसरों की ऐश चलती रहे और उनकी जंग खा रही बंदूकों में तेल डाला जा सके। क्योंकि पाकिस्तान में असली सत्ता अब शहबाज शरीफ के हाथ में कम और आसिम मुनीर के हाथ में ज्यादा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी जनता को रोटी देने के बदले अब मिसाइलों और हथियारों में ताकत ढूंढ रहा है? क्योंकि जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था ICU में हो, जिसे हर महीने IMF से ऑक्सीजन लेनी पड़ती हो, वो देश अब युद्ध की तैयारी में अरबों झोंक रहा है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की तिहरी मार झेल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में गरीबी दर पिछले 11 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। करीब 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रही है, जबकि कई रिपोर्ट्स में आंकड़ा और भी ज्यादा है। भूखमरी की हालत ऐसी है कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को भरपेट खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 400 से 450 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक पहुँच चुकी है। प्याज, अदरक और दाल जैसी जरूरी खाद्य सामग्री आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आर्थिक संकट का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर मौत के बाद तक दिखाई दे रहा है। कब्र खोदने से लेकर कफन दफन तक का खर्च करीब 1 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन ना तो शहबाज को पाकिस्तानी आवाम की चिंता है और न ही मुनीर को। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। भारत ने जिस तरह एयर स्ट्राइक की, उसने पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी की पोल दुनिया के सामने खोल दी। ऊपर से पाकिस्तान को नए हमले का डर सता रहा है और इसी डर ने आसिम मुनीर को हथियारों की दौड़ में झोंक दिया है।
और खाली थाली बदहाल अर्थव्यवस्था के साथ मिसाइलों का सपना मुनीर शहबाज के मुल्क की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव की चिंगारी फिर से भड़कती दिख रही है। ट्रंप के लगातार 3 पोस्ट, ईरान की बेचैनी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ती हलचल, इससे साफ लग रहा है कि दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सवाल है कि क्या सीजफायर सिर्फ दिखावा है और पर्दे के पीछे जंग की नई पटकथा लिखी जा रही है। क्या मिडिल ईस्ट में फिर भड़कने वाली है जंग की आग? क्या ईरान अमेरिका सीजफायर पे टूटने की कगार पर है? क्या ट्रंप की नई चेतावनी से तेहरान में मचेगा भूचाल? ये बड़े सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर ईरान को लेकर 3 ऐसे बड़े संकेत दिए हैं जिनसे मिडिल ईस्ट में तनाव फिर खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। पहला संकेत, तूफान से पहले का खतरनाक सन्नाटा। दूसरा संकेत, स्पेस वॉर की तैयारी और आसमान से जंग का इशारा। तीसरा संकेत, अमेरिका को फिर महान बनाए के नारे के साथ शक्ति प्रदर्शन। 3 पोस्ट और 3 तस्वीरें, लेकिन संदेश सिर्फ एक, दुनिया फिर से बड़े टकराव की दहलीज पर खड़ी है। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, यह मिडिल ईस्ट में आने वाले तूफान का ट्रेलर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस नए पोस्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट में एक एआई तस्वीर है जिसमें ट्रंप अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर खड़े हैं। सिर पर MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कैप है। बगल में नेवी एडमिरल और सामने ईरानी जहाज। आसमान में बिजली चमक रही है, समुद्र में तूफानी लहरें उठ रही हैं और तस्वीर पर लिखा है क्लेम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान से पहले की शांति। सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ईरान को खुली धमकी दे रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट में फिर जंगी काउंटडाउन शुरू हो चुका है? और क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहा है? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीजफायर लागू हो, लेकिन अभी तक कोई अस्थायी शांति समझौता नहीं हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है। वहीं हॉर्मुज, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के भीतर ईरान पर हवाई हमले दोबारा शुरू करने को लेकर चर्चा तेज है और इसी बीच ट्रंप की ये पोस्ट सामने आई है जिसे स्ट्रैटेजिक वार्निंग माना जा रहा है। ट्रंप पहले भी बड़े सैन्य फैसलों से पहले इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए इस पोस्ट को जियोपॉलिटिकल सिग्नल माना जा रहा है। और फिर आई दूसरी तस्वीर जिसने अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया। इस तस्वीर में ट्रंप किसी हाईटेक स्पेस वॉर रूम में दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन, डिजिटल मैप, सैटेलाइट मॉनिटरिंग। तस्वीर के साथ सिर्फ 2 शब्द लिखे गए, स्पेस फोर्स। यानी क्या अमेरिका सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि स्पेस और साइबर डोमेन में भी किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। दरअसल ये पहली बार नहीं जब ट्रंप ने तस्वीरों के जरिए ईरान को चिताया हो। इससे पहले भी ट्रंप ने पोस्ट किया था कि अब वो अच्छे आदमी नहीं, तो दूसरे पोस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप तक बता दिया था और करीब 1 महीने पहले भी एक पोस्ट में दावा किया था कि तूफान आ रहा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। यानी अमेरिका ईरान से डील तो चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं। और तो ईरान को अमेरिका पर भरोसा तक नहीं, लेकिन फिर भी बातचीत की उम्मीद बाकी है। अब पूरी दुनिया की नजर ट्रंप के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं, सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित। पाकिस्तान की टेंशन की एक और वजह है। दरअसल चीन दौरे से लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अब इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमलों की तैयारी हो रही है। इससे घबराकर पाकिस्तान ने अपने गृह मंत्री मोहसिन नकवी को काम पर लगाया और पाकिस्तान को डर है कि इस बार जंग की लपेट में वो खुद न आ जाए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान खुद को सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच चौधरी साबित करने की पैंतरेबाजी कर रहा था। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लगा था कि इस मध्यस्थता के बदले अमेरिका खुश होगा, शाबाशी देगा और डॉलर्स की बारिश कर देगा। IMF से लोन की किश्तें आसानी से मिलने लग जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की यह चौधराहट कुछ ही दिनों में, या कहें कि कुछ ही हफ्तों में खुश हो गई। पाकिस्तान की मध्यस्थता का क्या हश्र हुआ, इसकी गवाही चीन दौरे से लौटते वक्त खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने पाकिस्तान की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। चीन के दौरे के बाद ट्रंप के तेवर बदल गए। वो अभी तक मिडिल ईस्ट से भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब ईरान अमेरिका जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दे दी है कि ईरान या तो अमेरिका की शर्तें मान ले, डील कर ले, या फिर पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। यही नहीं, अमेरिका अपने स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कमांडोज को सीधे ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर जमीन पर उतार सकता है, ताकि ईरान के यूरेनियम खजाने को हमेशा के लिए ध्वस्त और नस्तानाबूद कर सके, जिसके संकेत ट्रंप ने खुद ही दे दिए। ट्रंप के इस महा एक्शन की खबर जैसे ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक पहुंची, पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथ पैर फूल गए। पाकिस्तान को यह डर है कि इस बार जंग की लपेट में वो खुद भी आ जाएगा, क्योंकि हाल ही में उसके नूर खान एयरबेस पर ईरान के जेट विमानों को छिपाने की खबर से ट्रंप प्रशासन तो वैसे ही उन पर भड़का हुआ है।